हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2022 के लिए विद्यासागर पब्लिकेशन का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट कर रखा है, उस प्रैक्टिस सेट में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट जो है वो ऑलरेडी पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे अन्य बुक से भी प्रैक्टिस सेट्स जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो उसे भी जाकर देखिए, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि तृतीय बौद्ध सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो तृतीय बौद्ध संगति जो है वो अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में हुआ था। वहीं अगर हम लोग प्रथम बौद्ध संगति की बात करते हैं तो वो अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था जब कनिष्क का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा यवन राजदूत हेलियोडोरस किस राजा के दरबार में आया था। तो हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ है वो यह बताता है कि वह जो था वो यवन राजदूत था, जो कि शुंग शासक भागभद्र के विदिशा दरबार में आया था और उसने भागवत धर्म के सम्मान में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भागभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम में अवगुंठन शब्द का प्रयोग जो है वो किस प्रथा के लिए किया गया है। तो अवगुंठन शब्द का प्रयोग जो है वो पर्दा प्रथा के लिए किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्दा प्रथा के लिए। यहाँ सती प्रथा से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा। सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है वो 510 ईस्वी में भानुगुप्त के आयरन अभिलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यह आपको बताना है। पहला कह रहा है महिपाल प्रथम के समय चोल शासक राजेंद्र चोल ने गंगा का अभियान किया था, यह बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि कारकेट शासक ललितादित्य मुक्तापिंड ने कश्मीर में मार्तंड सूर्य का निर्माण करवाया था, यह भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि चालुक्य शासक भीम द्वितीय के समय 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था, ये गलत है क्योंकि भीम द्वितीय के समय नहीं बल्कि भीम प्रथम के समय आक्रमण किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 325। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस शासक के समय में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। तो अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया था शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। शाह आलम द्वितीय का जो शासनकाल था वो था 1759 से लेकर 1806 तक, और इसी के समय 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। फिर शाह आलम द्वितीय के बाद 1806 में फिर उसका बेटा अकबर द्वितीय जो है वो 1806 से लेकर 1837 तक गद्दी पर बैठता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 1881 के प्रथम फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो देखिए 1881 में जो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आता है उसके अनुसार 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, और 7 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनकी कार्य अवधि जो है वो 9 घंटे निर्धारित कर दी जाती है। फिर उसके बाद 1891 में द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम आता है, जिससे कि सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई थी और महिलाओं की कार्य अवधि जो है वो 11 घंटे निश्चित किया गया था। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 600। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपसे पूछ रहा है। 1922 में आईसीएस की परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ होने लगी, यह जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए जो मांटेंगू जो चैम्सफोर्ड रिपोर्ट था उसमें सिविल सेवा की परीक्षा जो है वो इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति की थी, और 1922 से ही आईसीएस की परीक्षा जो है वो भारत और इंग्लैंड में एक साथ होने लगी थी। और फिर रॉयल कमीशन की अनुशंसा पर 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है।
फिर कह रहा है कि 1855 ईस्वी में सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती होने लगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये मैथ्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि किसका मिलान जो है वो गलत है। ठीक है, कह रहा बेलेजली शिशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध, बिल्कुल सही है। बेलेजली जो था वो 1802 ईस्वी में शिशु हत्या पर पूर्ण जो है वो प्रतिबंध लगा दिया था। फिर कह रहा है विलियम बेंटिक सती प्रथा पर रोक लगाना, ये भी बिल्कुल सही है। विलियम बेंटिक जो था वो 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाया था। फिर कह रहा है इरविन शारदा एक्ट, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इरविन जो था वो 1930 में शारदा एक्ट पारित करके लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष जो है वो निर्धारित कर देता है। फिर है नॉर्थब्रुक एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट, ये गलत है, क्योंकि नॉर्थब्रुक जो था वो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लाया था। इसमें अंतर्जातीय विवाह को मान्यता दी गई थी और बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। याद रखिएगा लैंसडाउन जो था वो 1891 में एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट लाकर लड़कियों की विवाह की आयु जो है वो न्यूनतम 12 वर्ष निर्धारित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, तुझके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। तो बाबर जो है वो तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखता है तुझकी बाबरी, जिसका फिर फारसी अनुवाद जो है वो अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है, यह पूछ रहा है। केंद्र सूची में जनगणना जो है वो केंद्र सूची का विषय है, ये बिल्कुल सही है। राज्य सूची परिवार नियोजन, ये गलत है, क्योंकि परिवार नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, ना कि राज्य सूची का विषय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग पढ़े होंगे कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की बात कही गई है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में संविधान लागू होने के समय 97 विषय था, वर्तमान में 100 विषय है। राज्य सूची में संविधान लागू होते समय 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में संविधान के लागू होते समय 47 विषय था, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, उद्देशिका को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था। तो देखिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष पेश किए थे, और फिर संविधान सभा जो है वो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो स्वीकार किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जनवरी 1947 को। याद रखिएगा उद्देशिका यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 8/2/7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। राष्ट्रपति को संसद सत्र आहूत करने या सत्र भाषण करने या लोकसभा के विघटन की सलाह जो है वो प्रधानमंत्री देता है, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जो है वो नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, यह सब का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री ही होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि संसद के सदनों में कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। तो अनुच्छेद 100 में संसद के सदनों में कोरम की चर्चा करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर बात करते हैं अनुच्छेद 93 की, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष जो है वो निर्वाचित करती है। और अनुच्छेद 81 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 20 और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि धन विधेयक जो है वो होता है। देखिए धन विधेयक की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो सरकारी विधेयक होता है। अब सरकारी विधेयक क्या होता है, तो सरकारी विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जो किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। मंत्री परिषद के सदस्यों के अलावा अगर किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है विधेयक, उसको गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है किसी भी राज्य में विधानसभा सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। देखिए विधानसभा सदस्य की अधिकतम संख्या जो है वो 500 और न्यूनतम जो है वो 60 हो सकती है, लेकिन इसका कुछ अपवाद भी है, जैसे गोवा है, सिक्किम है, ये सब कुछ इसका अपवाद है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 जो है वो विधानसभा के गठन की बात करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है भारत के कुल कितने उच्च न्यायालय हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकारिता का निर्वाह करते हैं। देखिए वर्तमान में भारत के कुल राज्य और संघ राज्य जो क्षेत्र है उन सबों के लिए टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें कि 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकारिता का निर्वाह करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये मैथ्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा आइबेरिया प्रायद्वीप पर कौन कौन से देश स्थित है। तो आइबेरिया प्रायद्वीप जो है उस पर स्पेन और पुर्तगाल स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेन तथा पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि F5। क्वेश्चन नंबर 27 है कि न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप व दक्षिणी द्वीप जो है वो किस जल संधि के द्वारा अलग होती है। तो यह जो है वो कूक जल संधि के द्वारा अलग होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कूक जल संधि के द्वारा अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों का कौन सा क्रम सही है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र और फिर आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है गुजरात। जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा और सिक्किम जो है वो सबसे छोटा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कीजिएगा तो गोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा और राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलान स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ी है, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य की सीमा पर अवस्थित है और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो है दोदा बेटा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर पूछ ले कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है तो वो अनाईमुडी है, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 0। क्वेश्चन नंबर 31। निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो अंडमान द्वीप की जो सर्वोच्च चोटी है वो सैंडल पीक है और निकोबार की सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछता है तो निकोबार की जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट थूलियर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि तुंगभद्रा तथा मूसी जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो यह सब जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णा की। देखिए कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी यह सब जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। और कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर के निकट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल जो है वो गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन है। द्वितीय यहाँ पूछ रहा है, तो द्वितीय है लाल मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी लाल मिट्टी। इसमें जो है वो सिलिका और आयरन की जो है वो बहुलता पाई जाती है। यह जो है वो अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है गरीबी हटाओ का नारा जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा जो है वो पंचम पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से लेकर 1978 तक हुआ था। इसी योजना का उद्देश्य जो है वो गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता तथा शून्य विदेशी सहायता की प्राप्ति थी। इसी योजना में गरीबी निवारण कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया था और इस योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है वो काम के बदले अनाज और अंत्योदय योजना भी शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पंचम पंचवर्षीय योजना। आगे है बैंकिंग लोकपाल योजना कब लाया गया था। तो बैंकिंग लोकपाल योजना जो है वो 1995 में बैंकों से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 9160। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, यह पूछ रहा है। तो देखिए CRISIL है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। केयर भी है, केयर का होता है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। CIBIL भी है, इसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये सब जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। देखिए क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है उधार लेने वाली की साख क्षमता या उधार लौटाने की क्षमता का निर्धारण करना ही क्रेडिट रेटिंग जो है वो कहलाता है। मूडीज नहीं है, क्योंकि मूडीज जो है वो विश्व की प्रमुख रेटिंग एजेंसी है
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि चीनी और जल का मिश्रण जो है वो कौन सा मिश्रण है। तो चीनी और जल का मिश्रण जो है वो समांगी मिश्रण है। अच्छा, समांगी मिश्रण होता क्या है? एक्चुअली वैसा मिश्रण जिसका संघटन जो है वो संपूर्ण मिश्रण में एक समान रहता है, मतलब कि दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक जो है वो अच्छी तरह से एक दूसरे में घुल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समांगी मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो द्विपरमाणुक है। द्विपरमाणुक का मतलब होता है डाई एटॉमिक, जो कि दो परमाणु से मिलकर बने अणु को कहा जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, ये सब हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 50%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, मेसॉन की खोज जो है वो किसने किया था। तो मेसॉन की खोज जो है वो युकावा ने किया था। यह जो है वो दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक पाई मेसॉन और एक होता है ऋणात्मक पाई मेसॉन। और मेसॉन का जो जीवन काल होता है वो 10⁻⁸ सेकंड होता है और इसका द्रव्यमान जो है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 274 गुना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, युकावा। एंडरसन की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा पॉजिट्रॉन का खोज जो है वो एंडरसन के द्वारा किया गया था। पाउली की अगर बात करते हैं तो न्यूट्रॉनों की खोज जो है वो पाउली के द्वारा किया गया था। और चैडविक की अगर बात करते हैं तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, आणविक कक्षा का अभिन्यास जो है वो किससे नियंत्रित होता है। तो आणविक कक्षा का अभिन्यास जो है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या के नियंत्रण से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा पारा कांच को नहीं भिगोता है, इसमें पारा तथा कांच के बीच कौन सा बल है। तो पारा कांच को नहीं भिगोता है क्योंकि पारा और कांच के बीच में आसंजन बल है। आसंजन बल किसको कहा जाता है? एडेसिव फोर्स को कहा जाता है। भिन्न भिन्न पदार्थों के दो अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजन बल यानी कि एडेसिव फोर्स कहा जाता है। और एक होता है सहसंजन बल यानी कि कोहेसिव फोर्स, जो कि एक ही पदार्थ के दो अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को सहसंजन बल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आसंजन बल। आगे है क्वेश्चन नंबर 45 और इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 8.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा प्रकाश की तरंग की प्राकृतिक अनुप्रस्थ होती है, यह किस घटना के कारण होता है। तो प्रकाश की तरंग की प्रकृति जो है वो अनुप्रस्थ होती है, यह जो है वो ध्रुवन की घटना पुष्टि करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवन की घटना। देखिए, प्रकाश के तरंगों के कंपन को किसी एक दिशा में लाने की क्रिया को प्रकाश का ही ध्रुवन कहा जाता है। ध्रुवन का अर्थ होता है एक दिशा में लाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, चमगादड़ किस तरंग के आवाज को सुन सकता है। तो चमगादड़ जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव यानी कि परासर्ग तरंग की आवाज को सुन सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, परासर्ग तरंग। यानी परासर्ग तरंग किसको कहते हैं? जिस तरंग की आवृत्ति जो है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उसको परासर्ग तरंग जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर सही है। किसान दिवस 22 दिसंबर ये गलत है, क्योंकि किसान दिवस जो है वो चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर 23 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर है विश्व पर्वत दिवस 11 दिसंबर, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा है निम्न विकल्प में से कौन सा गलत है, यह आपको बताना है। एक साइड लेखक है, दूसरी साइड पुस्तक के नाम दिए गए हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शो, मैन ऑफ डेस्टिनी, ये बिल्कुल सही है। जेके गालब्रेथ, द चाइना पैसेज, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है चार्ल्स डार्विन, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये गलत है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रूसो की पुस्तक है, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक नहीं है। चार्ल्स डार्विन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, डिसेंट ऑफ मैन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, ये आपसे पूछ रहा है। एक साइड उपनाम दिए गए हैं, दूसरी साइड चर्चित व्यक्ति के नाम दिए गए हैं। बाबूजी जगजीवन राव बिल्कुल सही है। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर सही है। कवि गुरु कालिदास ये गलत है। कालिदास का उपनाम जो था वो भारत का शेक्सपियर है। कवि गुरु के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की भाषा कौन सी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की भाषा जो है वो अंग्रेजी तथा फ्रेंच है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी जो है वो दोनों है। संयुक्त राष्ट्र में 5 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, बटरफ्लाई शब्दावली जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो बटरफ्लाई जो है वो तैराकी से संबंधित है। देखिए बटरफ्लाई हो गया, फ्रंट कॉल हो गया, स्प्रिंग बोर्ड हो गया, जेन हो गया, स्ट्रोक हो गया, ये सब जो है वो तैराकी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तैराकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है? एक साइड व्यक्ति हैं, दूसरे साइड संबंधित खेल दिए गए हैं। कह रहा है बजरंग पूनिया कुश्ती से संबंधित है, सही है। राही सरनोबत निशानेबाजी, सही है। रोहन बपन्ना टेनिस, सही है। तेजिंदर पाल सिंह तूर भाला फेंक, ये गलत है, क्योंकि तेजिंदर पाल सिंह जो है उनका संबंध गोला फेंक से है, ना कि भाला फेंक से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस बम की विकिरण क्षमता जो है वो अधिक होती है? तो न्यूट्रॉन बम की जो है वो विकिरण क्षमता अधिक होती है, लेकिन इस बम की जो विस्फोटक क्षमता होती है वो तुलनात्मक रूप से कम होती है। यह जो है वो पृथ्वी एवं जल में रेडियोधर्मीयता जो है वो फैला सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन बम। नेक्स्ट है कि BCD का फुल फॉर्म क्या होता है? BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल कोडेड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 8%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, कह रहा है बलूची जो है वो किस पशु की नस्ल है? तो बलूची जो है वो बकरी की नस्ल है। देखिए बकरी की जमुनापुरी, बीटल, बर्बरी, मेहसाना, मारवाड़ी, अंगोरा, खुरसानी, कश्मीरी, ये सब जो है वो बकरी की नस्ल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बकरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बनों का राजा आम को कहा जाता है, यही गलत है, क्योंकि बनों का राजा आम को नहीं, टीक के पेड़ को कहा जाता है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है हरा सोना अफीम को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। दलहनों का राजा चनों को कहा जाता है, सही है। और मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है? तो हरा प्रोटोजोआ जो है वो यूग्लिना को कहा जाता है। यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यूग्लिना जो है वो पौधे तथा जंतु के बीच कई योजक कड़ी मानी जाती है। यूग्लिना में याद रखिएगा, यूग्लिना के कोशिका में कोशिका भीति जो है वो नहीं पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, कह रहा है कि हैजा निम्न में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो हैजा से प्रभावित होने वाला अंग जो है वो आंत है, और हैजा जो है वो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है, जिसमें कि लगातार दस्त या उल्टियाँ जो हैं वो होते रहती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आंत। फेफड़ा से याद रखिएगा, क्षय रोग जो होता है वो फेफड़ा को प्रभावित करता है। श्वसन तंत्र से याद रखिएगा, काली खांसी जो है वो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र से याद रखिएगा, टिटनेस बीमारी जो होता है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, कह रहा है कि किस रोग को हाथी पाँव भी कहा जाता है? तो फाइलेरिया रोग को हाथी पाँव कहा जाता है, जो कि फाइलेरिया बैंकोफटाई नामक कृमि से होता है, और यह कृमि का संचारण जो है वो क्यूलेक्स मच्छरों के दंश से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पायरिडॉक्सिन। नियासिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नियासिन विटामिन B3 का नाम है। बायोटीन की अगर बात करते हैं तो विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है, और पेंटोथेनिक अम्ल किसको कहा जाता है? विटामिन B5 को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है? तो वायु प्रकोष्ठ जो होता है उसी में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्विलोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, कह रहा है अल्सर रोग जो है वो शरीर के किस अंग में होता है? तो अल्सर नामक रोग जो है होता है वो अमाशय में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अमाशय में होता है। देखिए अमाशय के जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से कभी कभी क्या होता है कि अत्यधिक HCl का स्राव होने लगता है, जिससे कि अमाशय के दीवार को सुरक्षित रखने वाला जो मुस्कस होता है उसका स्राव घट जाता है, और जिसके कारण HCl के प्रभाव से अमाशय में घाव उत्पन्न होते हैं, और उसी स्थिति को अल्सर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है कि ऋग्वेदिक काल में मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका कौन सा देवता निभाते हैं? तो देखिए ये निभाते थे अग्नि, और अग्नि को मनुष्य तथा देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में पूजा जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर से प्राप्त नहीं हुआ था, यह पूछ रहा है। काबुल हुआ था, मकरान हुआ था, हेरात हुआ था, दिलमुन नहीं हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दिलमुन। दिलमुन का जो क्षेत्र है वो नहीं हुआ था। सेल्यूकस जो है वो अपनी पुत्री कॉर्निया की शादी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, कह रहा है दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का आक्रमण जो है वो किस शासक के समय हुआ था, यह पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले 1241 की बात है, पहली बार बहराम शाह के शासन में दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों को आक्रमण झेलना पड़ा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि फादर एंथोनी मेसोरेट किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो यह जो अकबर के दरबार में आया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। एक और पूछा जाता है रॉयल फिंच किसके दरबार में आया था? तो रॉयल फिंच भी जो है वो अकबर के ही दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में आया था विलियम हॉकिंग्स, एडवर्ड टेरी, ये सब जो है वो जहांगीर के साथ दरबार में आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, रॉलेट एक्ट के विरोध में किस व्यक्ति ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो यह दिए थे स्वामी श्रद्धानंद ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी श्रद्धानंद। याद रखिएगा महात्मा गांधी जो है वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन किए थे। कब? 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल का आयोजन जो है वो किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गांव में आयोजित हुआ था वो है 1936 का फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर बात करते हैं 1931 के कराची अधिवेशन की, तो याद रखिएगा 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव और गांधी इरविन समझौतों को अनुमोदन दिया गया था। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, तो इसकी अध्यक्षता जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, कह रहा है किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत सरकार कितने मास तक किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है? तो देखिए अनुच्छेद 22 आप लोग पढ़े होंगे, इसके तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण जो है वो प्रदान किया गया है। वस्तुतः गिरफ्तारी या निरोध के दो प्रकार होते हैं, एक होता है दंडात्मक निरोध और दूसरा होता है निवारक निरोध। और जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो सरकार ऐसे व्यक्ति के केवल 3 मास तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। अगर सलाहकार बोर्ड, जिसमें उच्च न्यायालय के अगर न्यायाधीश होंगे, उसके अनुमति से ही सिर्फ और सिर्फ इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति जो है वो विधायिका द्वारा पारित विधेयक को पूरी तरह से खारिज जो है वो कर सकता है? देखिए बात अगर हम लोग करते हैं तो यह तो होता है अत्यंतिक वीटो के कारण। अत्यंतिक वीटो ही एक ऐसा वीटो है जो विधायिका द्वारा पारित विधेयक को पूरी तरह से खारिज जो है वो कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम लोग और बात करते हैं विशेषित वीटो की, तो विशेषित वीटो एक ऐसी वीटो शक्ति है जिसे एक विशेष समुदाय से विधायिका के द्वारा खारिज किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रपति के पास ऐसी वीटो शक्ति जो है वो नहीं है। निलंबकारी वीटो की अगर बात करते हैं तो कार्यपालिका के प्रमुख के द्वारा किए गए वीटो को विधायिका पूर्ण विचार करके साधारण बहुमत से पुनः पारित करके खारिज कर सकती है। जेबी वीटो की अगर बात करते हैं तो जेबी वीटो जो है वो कार्यपालिका के प्रमुख के द्वारा विधेयक पर स्वीकृति या अस्वीकृति देने के बजाय उसे अपने पास पड़े रहने देना, ये जेबी वीटो कहलाता है। आप लोगों को याद होगा 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम पर राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने इसी वीटो का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, किस अधिनियम के द्वारा आर्थिक वंचना को पिछड़ेपन का आधार बनाते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो यह किया गया है कौन से संशोधन के तहत? 103वां संविधान संशोधन के तहत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत EWS को 10% आरक्षण की व्यवस्था जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 21। नेक्स्ट है कि एटलस पर्वत का विस्तार जो है वो किन देशों में है? देखिए इसका विस्तार जो है वो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अफ्रीका का एकमात्र नवीन मोरदार पर्वत के रूप में एटलस पर्वत का विकास हुआ है। एटलस पर्वत जो है वो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया ये सब में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट टोबकल है जो कि मोरक्को में स्थित है।
और इस पर्वतीय इलाके में जो रहने वाले मुख्य रूप से जो जनजाति है वो बर्बर जाति के लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 79 किसका मिलान जो है वो गलत है। एक साइड देश है, दूसरी साइड राजधानी है। वियतनाम हानोई, ये बिल्कुल सही है। सीरिया दमिश्क सही है। जॉर्डन अम्मान सही है। कंबोडिया नायपीडाब, ये गलत है। कंबोडिया जो है वो नोम पेनह की राजधानी है। म्यांमार की राजधानी नायपीडाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, कह रहा है विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया जो है वो किस देश को कहा जाता है। तो देखिए यूक्रेन जो है वो एक प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है जिसको कि विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यूक्रेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। भारत का अधिकतम यूरेनियम जो है वो झारखंड के सिंहभूम जिले से प्राप्त होता है, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान में सीकर अलवर प्रमुख यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चाचा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है। ठीक है, बंदरपूछ यमुना बिल्कुल सही है। बारासिरगुड़ी चेनाब, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि मिलाम मंदाकिनी, ये गलत है क्योंकि मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान जो है वो उत्तराखंड में केदारनाथ के निकट है। फिर उसके बाद कह रहा है सियाचिन नुब्रा, ये सही है। जेमू मानस, ये भी गलत है क्योंकि जेमू हिमनद जो है वो सिक्किम तिस्ता नदी का स्रोत है। तो यहाँ 3 और 5 जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, कह रहा है कि न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं। तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो है बिहार पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे झारखंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछ दे सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य तो पहले नंबर पे केरल, दूसरे पे मिजोरम, तीसरे पर गोवा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला अगर पूछ दे तो पहले नंबर पे केरल, दूसरे पे मिजोरम, तीसरे पे गोवा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला पूछते तो पहले नंबर पर बिहार, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पर आंध्र प्रदेश। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, कह रहा है कि द्रव का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ठोस पदार्थों की तुलना में। तो द्रव का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ठोस पदार्थों की तुलना में कम होता है क्योंकि द्रवों के कणों के बीच इंटरमॉलिकुलर स्पेस जो है वो अधिक होता है, इसके कारण इसका घनत्व जो है वो ठोस से कम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, कह रहा हाइड्रोलिक ब्रेक में किसका प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक में पास्कल के नियम का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पास्कल के नियम। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, ये सब जो है वो उसमें पास्कल के नियम का प्रयोग जो है वो किया जाता है। पास्कल का नियम कहता क्या है, यही कहता है कि किसी बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब जो है वो सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होगा, इसी का पास्कल का नियम कहते हैं। और पास्कल का यह नियम जो है वो सभी तरल पदार्थ पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, कह रहा है कि टेफ्लगर स्थान जो है वो किस व्यक्ति से संबंधित है। तो यह जो है वो नेल्सन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नेल्सन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, कह रहा है कि यूनेस्को सूची में सबसे अधिक जो है वो किस देश के स्थान को शामिल किया गया है। तो यूनेस्को सूची में सबसे अधिक चीन के स्थान को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। देखिए एक्चुअली चीन और इटली दोनों के अभी 55 स्थानों को यूनेस्को में शामिल जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, कह रहा है कि जैसे जैसे उच्चतर पोषण स्तर आता है जीवों की संख्या क्रमशः क्या होती है। तो जैसे जैसे उच्चतर पोषण स्तर आता है जीवों की संख्या क्रमशः जो है वो घटती है क्योंकि आहार श्रृंखला में विभिन्न चरण जिन पर भोजन अथवा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषण स्तर जो है वो कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, आहार श्रृंखला में प्रत्येक पोषण स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत जो है वो अगले पोषण स्तर को स्थानांतरित होता है। तो कुल ऊर्जा का 10% जो है वो अगले पोषण स्तर को स्थानांतरित होता है तथा शेष का जो 90% ऊर्जा है उसका व्यवहार विभिन्न प्रकार से हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है, यह पूछ रहा है। माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, ट्राइओज नहीं है। ट्राइओज डाइसैकेराइड नहीं है बल्कि ये मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था होती है जैसे कि ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मोनोज, ट्राइओज।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि एपिनेफ्रीन तथा नॉर एपिनेफ्रीन किस ग्रंथि से संबंधित है। तो यह दोनों जो है वो अधिवृक्क ग्रंथि से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिवृक्क ग्रंथि। याद रखिएगा अधिवृक्क ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक को बोला जाता है कॉर्टेक्स और दूसरे को बोला जाता है मोडिला। नेक्स्ट है कि उदारवाद का जनक जो है वो किसे माना जाता है। तो उदारवाद का जनक जो है वो माना जाता है जॉन लॉक को। जॉन लॉक जो है वो 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध एक अंग्रेज विचारक था जिसे कि उदारवाद का जनक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉक। फिर कह रहा है हॉटलाइन समझौता कब हुआ था। तो हॉटलाइन समझौता हुआ था 1963 में, जो कैमरीन पैलेस मॉस्को और व्हाइट हाउस वाशिंगटन के बीच में सीधा संपर्क स्थापित करने हेतु 1963 में एक समझौता हुआ था जिसको कि हॉटलाइन समझौता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रविवार। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।